हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हम आए हैं बीपीएससी 133 का कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लेकर, जो हमारी ये 133 वाली बुक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में अभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन पे तैयारी कर लेंगे, तो आपके नोट्स इन पे तैयार कर लेंगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने 21 ऐसे प्रश्न निकाले हैं, जिनमें से 5 प्रश्न तो हमारे आराम से एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे और आराम से हम तैयारी करके वो अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर से लिए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनके ऊपर तैयारी कर लेते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी इसके आंसर चाहिए, इन क्वेश्चनों के प्रश्नों के जो भी उत्तर चाहिए, उसके लिए आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम उनके नोट्स बना के आपको भेजते रहेंगे। चलिए अब हम वीडियो को आगे जान लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूस, इराक तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में नागरिक सैन्य संबंधों की चर्चा कीजिए। यानी रूस में, इराक में और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, ये जो देश है, इनकी नागरिक कैसी है और इनका सैन्य संबंध कैसे हैं। यानी नागरिक और सैन्य संबंध कैसे हैं किसके, रूस और इराक के संयुक्त राज्य के। तो इन तीनों ये जो 3 देश हैं, इन तीनों के नागरिक सैन्य व्यवस्था कैसी है, उनके बीच संबंध कैसा है, उसके ऊपर हमें बताना है। ठीक है, हमें पहले कोई भी प्रश्न को है उसको हमें ढंग से पहले पढ़ना चाहिए, तो ही हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे कहा कैसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली पढ़ते चले जाएंगे कि रूस, इराक तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की नागरिक सैन्य संबंधों की चर्चा कीजिए, अगर हम लगातार पढ़ते चले गए तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमें एक ढंग से पढ़ना है, एक तरीके से पढ़ना है, ताकि हमारे अंदर क्वेश्चन समझ में आ जाए, हम सर्टिफाइड हो जाए, तभी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है आपका, वो है राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर की व्याख्या करें। यानी राज्य क्या है, ठीक है, और राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपसी तालमेल करना है आपको। किसके बीच, राज्य के बीच और राष्ट्र के बीच। ठीक है, कि राज्य के बीच क्या कार्य होते हैं, क्या कामकाज होते हैं, क्या होता है राज्य के अंतर्गत, और राष्ट्र के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल के बीच क्या कामकाज है। ठीक है, अब आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एकात्मक व्यवस्था क्या है, उदाहरण दीजिए। तो एकात्मक क्या, एकहरी नागरिकता। यानी एकात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था होती है एकहरी नागरिकता, यानी एकल नागरिकता, जिसके अंदर जो भी पावर होती है वो केंद्र के अंदर होती है। और एकात्मक नागरिकता, एकात्मक जो व्यवस्था चलती है, ये कहाँ पे चलती है, ये ब्रिटेन में मिल जाएगी आपको, चीन में मिल जाएगी, फ्रांस में मिल जाएगी, इटली में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जगह पे क्या है कि एकल नागरिकता हमें देखने को मिलती है, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल व्यवस्था, जहाँ पे केंद्र के हाथों में ही सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो भी है, ठीक है, वो सब केंद्र के हाथों में ही है। और इसमें केंद्र क्या करती है, एकल नागरिकता में जो एकल व्यवस्था जो है, यानी कि एकात्मक जो व्यवस्था है, ये राज्यों के अंतर्गत प्रांतों का बंटवारा करता है और उसके अंदर कुछ शक्तियों को देता है, लेकिन उन शक्तियों को जब चाहे जब मर्जी केंद्र वापस ले भी सकता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी कर्फ्यू लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो यहाँ केंद्र डायरेक्टली डिसीजन लेके कोई भी कर्फ्यू, कोई भी डिसीजन ले सकती है, कोई भी धारा, यानी कोई भी आर्टिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे लगा सकती है। ठीक है, उस पर उतर सकती है खड़ी, उसमें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई पर्सनली बैठक नहीं लगती, वो अपने डिसीजन ले सकती है। और यहाँ पे किसी के अंदर मतभेद नहीं होते। गहरी नागरिकता में सबसे बड़ी बात ये भी देखी जाती है कि यहाँ पे क्या है कि नागरिकों के अंदर मतभेद नहीं देखा जाता। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गहरी नागरिकता, यानी कि एकात्मक व्यवस्था। इसमें क्या है कि सभी नागरिकों को एक ही अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता जिस जिस प्रकार के हैं वो एक ही तरीके के हैं। और इसमें आपको एकल व्यवस्था में एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि इनका जो ढांचा होता है वो लिखित दस्तावेजी भी हो सकता है या अलिखित दस्तावेजों के संविधान भी हो सकता है इनका। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत कार्यरत होती है। ठीक है, यानी जो भी फैसले हैं वो केंद्र के हाथ में होता है, वो जब चाहे वो केंद्र शक्ति वापस ले सकती है। ठीक है, ये चीज़ें, और इसको क्वेश्चन को तो अच्छी तरीके से तैयार करना। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, यानी एकहरी नागरिकता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़रूर आप ध्यान देना। अगर इसका नोट्स चाहिए होंगे, इसकी क्लास चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको अच्छी तरीके से नोट्स तैयार करके दे दूँगा। ठीक है, और इसमें भी जो राजनीति जो होती है ना, इसमें खर्चा भी कम आता है,
क्योंकि एक नागरिकता है, एक गहरी नागरिकता में है, और चुनाव प्रक्रिया भी इसकी अलग तरीके से। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो कि अधिनायक तंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अभी जो अधिनायक तंत्र है उसकी क्या करनी है, आलोचनात्मक, यानी आलोचना करनी है उसकी, ठीक है। और विस्तार पूर्वक हमें क्या अधिनायक के बारे में लिखना है कि अधिनायक तंत्र क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत कैसे कैसे कार्य होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। हमें वही चीज़ें यहाँ पे बताना है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत क्या है, कैसे चुनावी प्रक्रिया चलती है, कैसे सत्ता है हासिल होते हैं, ग्रहण होते हैं, तो अधिनायक तंत्र में क्या किस तरीके की शासन प्रणाली है उसमें हमें बताना है, ठीक है। अब जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से देखना। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्षेत्र, क्या बताया गया हमें कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्षेत्र, पहले तो इतना पढ़ेंगे स्टॉप हो जाएगा। तो हमें पहले बताना है कि तुलनात्मक जो राजनीति है उसके हमें प्रकृति, उसके बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में बताना है, और विषय क्षेत्र के बारे में बताना है, ठीक है। फिर विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक राजनीति चिंताओं की प्रतिक्रियाओं के रूप में हुआ है। अब क्या है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति क्षेत्र को बताना है और विषय क्षेत्र को बताना है कि किस प्रकार से इनमें ऐतिहासिक तौर से विकास होते हुए आ रहे हैं, और ये जो सामाजिक राजनीति चिंताओं की प्रक्रियाओं के कारण है, तो उनके ऊपर हमें क्या करना है, चर्चा करना है, यानी इतिहास को लेकर कंपेयर कराना है हमें, ठीक है, प्रकृति क्षेत्र को और विषय क्षेत्र को राजनीति की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राजनीति की प्रकृति क्षेत्र और विषय क्षेत्र की तुलना करनी है आपस में ऐतिहासिक संबंधों से लेकर, ठीक है, कि इस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से ये बदलाव हमें देखने को मिला है। अब छठा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें बताया गया कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर बताइए, ठीक है, या स्पष्ट करिए, या वर्गीकरण कीजिए, या तुलना कीजिए, या विवेचना करिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जहाँ स्पष्ट करके लिखा है। तो आपका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल, तो इन दोनों के बीच क्या करना है, हमें कंपैरिजन, यानी इन दोनों के बीच तुलना करनी है कि दबाव समूह क्या है, दबाव समूह के अंतर्गत कैसे कार्य होते हैं, क्या होता है, राजनीतिक दल क्या है, कैसी पार्टियां होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे कार्य होते हैं, उस राजनीतिक दल कितना पावरफुल है, दबाव समूह कितना पावरफुल है, और ये दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इन्हीं चीज़ों की हमें क्या करनी है, तुलना करिए। अब तुलना क्या होता है, जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे आज के समय पे क्या फ़ोन, मोबाइल जो होता है, आपका सेलफोन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है, ये क्या है, इसके बीच जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आते हैं, न्यू फ़ोन आता है, अनबॉक्सिंग होता है, तो आप कंपैरिजन करते हो कि कौन सा फ़ोन ले, कौन सा फ़ोन बेस्ट है। तो आप क्या करते हो, उनकी कंपेयर करते हो कि इसकी कैमरे क्वालिटी क्या है, रियलमी की, रेडमी की क्या है कैमरा क्वालिटी, है ना, इसका साउंड कैसा है, इसकी स्क्रीन कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि दबाव समूह को कंपेयर किया जा रहा है और राजनीतिक दलों की कंपेयर करा जा रहा है कि दोनों में कैसा डिफरेंस है, कि दोनों की पावर क्या है, किस तरीके से चलते हैं दोनों। तो यही तुलना है। तो ये पूरी बुक जो है ना, ये हमारा बीपीएससी 133, ये दोनों के दोनों 133 पे खाली हम कंपैरिजन यानी तुलना करेंगे एक चीज़ से दूसरे चीज़ की। यानी हम तुलना जब करते हैं तो किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तुलना करते हैं, या एक देश से दूसरे देश की तुलना करते हैं, या एक देश को लेकर विभिन्न देशों से तुलना करते हैं, या किसी एक देश की कार्यपालिका को लेकर दूसरे देश की कार्यपालिका की तुलना करते हैं, किसी विधायिका का तुलना करते हैं। अब भारत देश की विधायिका को लेकर हमने क्या करा कि जापान की वहाँ पे करा, तुलना करी, ठीक है, ओके। अब यहाँ की न्याय व्यवस्था क्या है, ठीक है, अब भाई अमेरिका की न्याय व्यवस्था क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, वहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता लगी गया होगा। अब देखते हैं हम सातवां प्रश्न। अब सातवां जो प्रश्न है वो सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है। अब सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो क्या होता है, ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आपसे खाली इतना ही क्वेश्चन किया गया है कि सरकार का संसदीय स्वरूप क्या होता है, यानी सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है। सरकार के जो संसद में जो कार्य होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं, भाई विधायिका के तो कार्य होते हैं, वो कानूनों को बनाता है, कानूनों को लागू करता है, और उसको क्या करता है, चलाने का प्रयास करता है, उसको नियमित ढंग से प्रयास करता है कार्यरत होने में, यानी कानून बनाना, उसको लागू करना और उसको आगे बढ़ाना। तो ये सब विधायिका के अंतर्गत ही तो आता है। वो संसद में किस प्रकार कार्यरत होता है, वो जिस भी कार्य पे करता है तो एक डिसीजन होती है, एक मंत्रिमंडल बैठक होती है, एक संसद की बैठक होती है, ठीक है। और संसद में भी दो सदन देखने को मिलता है आपको, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में भी कुछ केस पारित होते हैं, लेकिन वो केस जहां फाइनल होता है वो होता है आपके लोकसभा में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पता लग गया होगा इतना से जो मैंने डिफरेंस बता दिया थोड़ा बहुत। तो इसके ऊपर हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो अगर आपको उसको भी नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट कर देना। जो जो इसमें प्रश्नों के नोट्स चाहिए वो सारी चीज़ें फटाफट आपको तैयार करते जाऊँगा। आपको वीडियो पसंद आएगी तो बता देना और कमेंट करते रहना। मैं वहाँ पे जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसे वैसे मैं उन क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर आपके पास भेजता रहूँगा। ईजी लैंग्वेज, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज जिसमें आप समझ सको। ठीक है, वीडियो को भी स्किप मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है कल्याणकारी राज्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे कल्याणकारी राज्य के बारे में बताना मैं। ठीक है, अब जो कल्याणकारी राज्य यानी कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ एनजीओस, कुछ संस्थाएं खोली जाती हैं जिसमें लोगों के कल्याण के लिए, रोजगार यानी गरीब लोगों के लिए क्या है कि कमियां, परिस्थितियां जो उनकी बिगड़ी होती है उन लोगों को सही तरीके से चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई कुछ कल्याणकारी चीज़ों को ओपन कर। अब कल्याणकारी में हमारा होता ही क्या है कि भाई जो नागरिक होते हैं, ठीक है, राज्यों में उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति की भूमिका ही तो होती है उनकी महत्वपूर्ण। ठीक है, उन्हीं के ऊपर देख रेख होता है। ठीक है, तो ये सारी इसके ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना। फिर आपका जो 9वां प्रश्न आता है वह है वैश्वीकरण का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है यानी कि भूमंडलीयकरण भी इसको कहा जाता है या वैश्वीकरण भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यार मैं वैश्वीकरण का लोकतंत्र से राजनीति पे प्रभाव पड़ के गया था, लेकिन यार प्रश्न तो आ गया भूमंडलीयकरण का कि लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चाहे ये वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण के नाम से भी कहा जाता है और वैश्वीकरण के भी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है आपका, ठीक है, तो इसका जो लोकतंत्र पर क्या है कि राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो वैश्वीकरण का लोकतांत्रिक है ये वो राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है। भाई वैश्वीकरण लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें वैश्वीकरण के बारे में बताना है और उसको बताते हुए हमें क्या दिखाना है कि भाई इसका प्रभाव किस तरीके से राजनीति पर पड़ रहा है, लोकतांत्रिक राजनीति पर पड़ रहा है। अब लोकतांत्रिक क्या होता है भाई, लोकतंत्र क्या होता है कि लोगों का एक तंत्र होता है, लोगों का एक समूह होता है। ठीक है, और लोकतंत्र की जो डेफिनेशन यानी जो परिभाषा होती है वो क्या होता है कि लोगों द्वारा लोगों में से ही लोगों को चुना जाता है, यानी जनता द्वारा जनता में से ही जनता को चुनती है और वही हमारा राजनेता बनकर उभरता है और सत्ता ग्रहण करता है और वो अपना शासन चलाता है। ठीक है, और ये जो चुनाव होते हैं ना ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक यानी कि यह क्या है, लोकसभा के अंतर्गत, यानी कि लोकसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब 10वां प्रश्न जो है आपका वो है तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। कि तुलनात्मक सरकार यानी कि जो सरकार है और जो राजनीति है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों तरीके से अगर मैं इसको बताऊं तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके से आपको दिखने को मिलेंगे। इन दोनों के ही नियम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो सरकार है उसके काम कुछ है, जो राजनीति है उसके काम कुछ है। अब सरकार क्या है, तुलनात्मक, यानी तुलनात्मक जो यहाँ लिखा है यानी कि तुलना करना, यानी कि सरकार में तुलना करनी है और राजनीति में तुलना करनी है। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, औपचारिक तौर पे काम करती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है सरकार को सीमित होता है। ठीक है, लेकिन जो राजनीति होता है उसकी जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, यानी फैला हुआ होता है। ठीक है, और जो सरकार है वो सिर्फ औपचारिक चीज़ों पे काम करती है, गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं पर वो ध्यान नहीं देती, अध्ययन नहीं करती। जो एक लिखित संविधान जो रचना की जा चुकी है वे उसी के ऊपर कार्य करती है। ठीक है, जो सरकार यानी जो शासन है, ठीक है, तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार एक ही है। और जो राजनीति है वो क्या है कि औपचारिक जो चीज़ें होती हैं उसका भी अध्ययन करता है राजनीति, और गैर संस्थाओं तथा अनौपचारिकताओं का भी अध्ययन, ये क्या करता है, अध्ययन करता है, यानी सारी ही चीज़ों पर क्या करता है, तुलनात्मक राजनीति ध्यान देता है। ठीक है, जो जो चीज़ें होती हैं ध्यान देता है। अब इन दोनों में बीच क्या है, तुलना करना। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में या एक देश से भिन्न भिन्न देशों की तुलना करना कि कहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो यही चीज़ें, या फिर आप एक ही देश से एक ही देश की भी कर सकते हो राजनीति तुलना भी। अब वो कैसे करोगे कि जो पिछले चुनाव हो चुके थे, पिछले जो भी हो चुकी थी, तो पिछली राजनीति किस तरीके की थी, कैसे राजनीति चलती आ रही थी, कैसे चुनाव हुए थे। तो राजनीति के अंतर्गत आता है कि कितने लोगों की संख्या थी, कितने पार्टियां खड़ी थी, किस पार्टी में कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, क्या चुनाव चिन्ह था। ठीक है, तो जो राजनीतिक जो है ना वो एक नया ढंग है। ठीक है, राजनीति जो विज्ञान है, ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति एक नया ढंग है, लेकिन राजनीतिक जो सरकार है ना वो परंपरागत ढंग से पहले से ही चलता आ रहा है, वो एक प्राचीन ढंग है। और तुलना कोई नई चीज़ नहीं है, तुलना पहले से ही होती आ रही है। तुलना जैसे कि पहले सरकार की तुलना करते थे हम, कि एक देश से दूसरे देश के हम क्या करते थे, सरकारों की तुलना करते थे
कि अमेरिका की सरकार कैसी है और भारत की सरकार कैसी है, या भारत की सरकार कैसी है। अब भारत की सरकार को हमने क्या देखा कि यहाँ की विधायिका कैसी है, भारत की न्यायपालिका कैसी है, यहाँ की कार्यपालिका कैसी है, यहाँ का प्रशासनिक अंग कैसा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के हम क्या करते हैं, भारत को लेकर के हम या फिर अमेरिका की तुलना करते हैं, स्विट्जरलैंड की करते हैं, या चीन की करते हैं, जापान की करते हैं, वटेवर भिन्न भिन्न देशों की हम तुलना करते हैं। तो वही सरकारी हम क्या करते थे पहले कि शासन, तुलनात्मक शासन को हम चुनते थे। तो ये पहले से ही तुलना होती चली आ रही है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि राजनीति एक नया ढंग है और ये बहुत ही व्यापक है, फैला हुआ है, और आज इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि बिना राजनीति के ना तो सरकार चल सकती है और ना ही सरकार के राजनीति चल सकती है, कहने का मतलब। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ही है, 20 नंबर का। इस पर तो बिल्कुल ही ज़्यादा फोकस करने की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम 11वां जो हमारा प्रश्न है वह हमारा शक्ति के विकेंद्रीकरण और गैर विकेंद्रीकरण के बीच अंतर बताना है। यानी जो शक्ति यानी जो पावर है, ठीक है, उसका विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या है और गैर विकेंद्रीकरण क्या है, इसके बीच अंतर बताना। सेम आपका तुलनात्मक सरकार और राजनीति की तरह ही वाला प्रश्न है कि उसके शक्तियों का क्या, किस तरीके से हमारा केंद्र में किस तरीके की पावर है और विदाउट केंद्र के पावर किस प्रकार के हैं, तो उन्हीं के बीच हमें क्या करना है, अंतर बताना है। अगर ये प्रश्न आपको दिक्कत करेगा, नहीं मिल रहा होगा, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसका उत्तर आपको पहुंचा देंगे सरल शब्दों में, और इसकी क्लास भी देके हम आपको समझा देंगे। अब जो 12वां प्रश्न है वह है आपका राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो आपसे खाली जो प्रश्न किया गया है, प्रश्न तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन ये प्रश्न बहुत छोटा पूछा गया है कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, बस इतना ही आपका प्रश्न है। बाकी उसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके बारे में अच्छी तरीके से बताइए, कुछ पॉइंटों में बताइए। ठीक है, कुछ प्रमुख इनके विशेषताओं के बारे में बताइए कि मुख्य कार्य क्या है। अब क्या है कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है। अब भाई राष्ट्रपति प्रणाली भी क्या होती है, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव भी होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी संसद का सदस्य ही उसको चुनते हैं, और संसद का सदस्य भी होना चाहिए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री। ठीक है, अब उसके चुनाव किस प्रकार से होते हैं, उसके कार्य किस प्रकार से होते हैं। अब हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। जो भी उसके हक होते हैं, जो भी उसके अधिकार होते हैं, वो हमारे भारत में क्या है, प्रधानमंत्री के हाथ में होते हैं। तो सारे कार्य कौन कर रहा होता है, प्रधानमंत्री कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है, यानी आपातकालीन यानी इमरजेंसी जो लगती है, वो हमारे राष्ट्रपति लगाते हैं। लेकिन उसका डिसीजन भी वो डायरेक्टली लेके नहीं लगाते, बल्कि क्या, इसके ऊपर भी पत्र लेखन होता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, जब जाके उस पर हम लिखते हैं। ठीक है, और आपातकालीन शासन लगता है। तो हमें इन्हीं के बारे में बताना। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना एकदम इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल स्किप मत करना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब जो आपका 13वां प्रश्न है वह है आपका लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत को भी विवेचना कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि जो लोकतंत्र का जो बहुलवादी, ठीक है, जो सिद्धांत है हमें उसको बताना है, और जो सहभागिता के सिद्धांत है हमें उसके बारे में बताना है। यानी इन दोनों के बीच क्या अंतर है, दोनों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को बताते हुए हमें डिफरेंस दिखाना है कि इन दोनों के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे भी तुलना करनी है। अब जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो है कि एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षण क्या है। अब एक विकासशील यानी कि जो देश अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ वो डेवलपमेंट पे चल रहा है, यानी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, यानी वो अपनी प्रगति पर है। ठीक है, यानी वो अपनी विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी विकास नहीं है। तो उसके जो विशिष्ट लक्षण है वही हमें बताने उसके राज्य के। तो किस प्रकार की कहाँ पे कमजोरियाँ, हमारा भारत ही अभी तक विकास हुआ नहीं है, इसका विकासशील है, यानी अपनी प्रगति पे। आपका पाकिस्तान भी अभी तक विकासशील ही है क्योंकि वो हमसे भी पिछड़ा हुआ है। आपका दक्षिण अफ्रीका है वो भी विकासशील ही है, श्रीलंका अभी वो भी विकासशील ही है। तो बहुत सारे अभी अन्य देश हैं जो अभी तक विकासशील हैं, और इन्हीं विकासशील में कैसे सरकार होती है, कैसे कार्य होते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, इनकी सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, इन्हीं चीज़ों की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना है और इनके लक्षण बताने हैं, दिखाने हैं। ठीक है, ये विकसित क्यों नहीं हो पा रहे और विकसित कब तक हो सकते हैं, कैसे होंगे, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए कि यहाँ के राजनीतिक दल क्या है, यहाँ का शासन व्यवस्था क्या है, अगर इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करके हमें दिखाना है। ठीक है, कि इनके लक्षण क्या है। अब आपका जो 15वां प्रश्न है वह है वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए, क्या है कि वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की
विवेचना करते हुए इसकी विशेषताओं को क्या है कि उद्धृत कीजिए। ठीक है, यानी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि वैश्वीकरण जो है ना वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करते हुए, यानी कि इतिहास के समय पे पहले वैश्वीकरण की आपकी विवेचना करनी है, फिर आपको अभी प्रेजेंट टाइम की वैश्वीकरण के बारे में बताना है कि इनके बीच कैसे डिफरेंस है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना करो, यानी कि आपको क्या करना है, इतिहास के टाइम की विवेचना करनी है वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण पहले कैसा था, किस प्रकार से चल रहा था, किस तरीके का दौर है और अभी का किस तरीके से दौर है। तो अभी के बारे में भी आपको प्रेजेंट टाइम का भी वैश्वीकरण नियम दिखाना पड़ेगा। और लेकिन पूछा आपसे गया है इतिहास के टाइम से, तो सारा का सारा पहले क्या है कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो ऐतिहासिक तौर पर आपको दिखाना है। अब आ जाते हैं हम 16वें प्रश्न पे। अब विभिन्न राजनीतिक दलीय व्यवस्थाओं के गुण दोषों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब क्या है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, जितनी भी अनेक पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, संगठन होते हैं, उनके सब अपने अपने कार्य होते हैं। अब उनकी जो व्यवस्था होती है ना, उन्हीं व्यवस्थाओं के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर दिखाना है और हमें उनके ऊपर आलोचना करना है विस्तार पूर्वक। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो हमें दिखाना है। ठीक है, अब जो हमारा 17वां प्रश्न है वह है तुलनात्मक अध्ययन के लिए अध्ययन का एक शोध विविध रूप में परीक्षण कीजिए। अब तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक अध्ययन का शोध विधि। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुलनात्मक जो अध्ययन, यानी जो हम तुलना करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, एक शोध करना है। तो यानी कि हम किसी चीज़ की जब तुलना करते हैं, हमें हम यहाँ पे एक शोध पूछा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि हम किसी भी चीज़ पे जब खोज परख करेंगे तो हम केस स्टडी हो जाएगा हमारा। क्या कह रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए अध्ययन का एक शोध विधि के ऊपर हमें क्या करो कि भाई परीक्षण करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। अब मान लो कि हम भारत का ही कर रहे हैं, तो हम भारत के ऊपर ही क्या करेंगे, तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे पूरे भारत की कि किस प्रकार का शासन व्यवस्था ये क्या है। तो ये राजनीतिक के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसके परीक्षण करके हम सांख्यिकीय तौर पे क्या है कि हम परीक्षण कर सकते हैं, यानी ये केस स्टडी है। केस स्टडी कैसे की जाती है आप सभी को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट में कर देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मैं इसका बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 18वें प्रश्न पे। जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है एक संसदीय, ठीक है, प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के मुख्य फायदे और नुकसान बताइए। क्या कह रहा है कि जो एक संसदीय प्रणाली है ना और एक राष्ट्रपति प्रणाली है, उसके फायदे और नुकसान बताने हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया था इकहरी नागरिकता, सेम वही क्वेश्चन ये वाला है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक संसद यानी क्या है, एक संसद प्रणाली है और एक ही राष्ट्रपति प्रणाली है। तो इनके फायदे और नुकसान क्या है। ठीक है, तो भाई आपको मैंने बताया कि इनके फ़ायदे तो बहुत सारे बता दिए मैंने कि भाई ये केंद्र के हाथ में पावर होती है, जो भी पावर होती है, यानी कि केंद्र के हाथों में शक्ति होती है सारी की सारी, जो संसद के हाथ में होती है वो क्या करता है, राज्यों के अंतर्गत प्रांतों को बांट देता है। वहाँ पे जो सरकारें बनती हैं उनको ही अपने हिसाब से पावर देता है, अपने हिसाब से चलाता है। ठीक है, बस वहाँ पे क्या है, उन प्रांतों में एक देख रेख करने के लिए एक सरकार होती है, लेकिन जब चाहे वो उनसे वो अधिकार केंद्र ले सकती है। और यहाँ पे शासन व्यवस्था जो होती है वो पूरी की पूरी केंद्र के हाथों में होती है। न्यायपालिका जो होती है, ठीक है, कार्यपालिका जो होता है, प्रशासनिक अंग जो होते हैं, विधायिका जो होती है, वो स्वयं केंद्र ही होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जनता का फ़ायदा भी है। ठीक है, अब जनता का क्या फ़ायदा होता है भाई, क्योंकि सभी को एक ही बराबर क्या है कि नागरिकता प्राप्त होती है, किसी में मतभेद देखने को नहीं मिलती, नागरिकता को लेकर, समानता को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर कि हमारी स्वतंत्रता छीन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकल नागरिकता है, गहरी नागरिकता है, तो वहाँ पे सभी एक समान रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पे जो राजनीति प्रणाली जो चलती है, चुनावी प्रणाली जो चलती है, इसमें खर्चा भी कम आता है, क्योंकि भाई एकल नागरिकता है, एक मत पे चलता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे बताना है। दोनों, एक ऊपर भी मैंने गहरी नागरिकता बताया था, तीसरा चौथा क्वेश्चन था, सेम वही वाला है। अब इसमें क्या है कि हमें उसमें तो सारी चीज़ें बतानी थी, इसमें भी वही चीज़ें बतानी है, बस क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका हो गया। इसमें क्या कह दिया कि नुकसान बताओ और फ़ायदे बताओ। ठीक है, तो अगर इसका भी चाहिए होगा PDF वगैरह वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, बट ये क्वेश्चन ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है कि दबाव समूह के विशेषताओं का उल्लेख करिए। अब दबाव जो दबाव समूह है उसके पॉइंट करने हमें, यानी कि उदाहरण सहित उसकी विवेचना करनी है विस्तार पूर्वक। दबाव समूह के बारे में क्या करना है, बताना है। अब हमारा जो 20वां प्रश्न है वो है
सैनिक शासन के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में वर्णन करना है। यानी कि सैनिक शासन है उसको हमें क्या करना है कि विभिन्न प्रकारों में संक्षेप में वर्णन करना है। यानी कि हमें पॉइंट वाइज पॉइंट, हेडिंग वाइज हेडिंग हमें क्या करना है, इसको हमें विस्तार पूर्वक लिखना है। सैनिक शासन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हमें करके लिखना है कि सैनिक शासन क्या है, किस प्रकार इसकी पावर है, ठीक है, कहाँ की सैनिक शासन कैसी है, अमेरिका की सैनिक शासन कैसी है, भारत की सैनिक शासन कैसी है, चीन की कैसी है, ब्राज़ील की कैसी है, ब्रिटेन की कैसी है, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर हमें क्या तुलना करते हुए हमें पॉइंट वाइज पॉइंट बताना है, लेकिन ये सैनिक शासन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। जो भी वर्णन करना है हमें सैनिक शासन के ऊपर करना है। फिर हमारा जो 21वां प्रश्न जो है वह हमारा क्वेश्चन जो है वो है लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, सिद्ध कीजिए। अब जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि लोकतंत्र जो है विश्व का सर्वोत्तम शासन है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल ही सर्वोत्तम है, क्योंकि लोगों के तंत्र से ही क्या है कि एक शासन व्यवस्था चलती है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि वो एकजुट बनाकर रखता है, क्योंकि इसमें लोग यानी कि जनता द्वारा जनता में से जनता को चुनकर एक राजनेता बनाती है और राजनेता उसमें शासन करता है और लोगों के उसमें फ़ायदा होता है, जन कल्याण के होता है उसमें, ठीक है, जन जन का कल्याण। यानी हर एक जनता के लिए क्या है कि इसमें उसकी स्वतंत्रता को, उसको समानता को, उसके न्याय के साथ कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या है भाई संस्कृति रूप का एक व्यापक अधिकार प्रदान करता है, क्या लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, जो लोगों का तंत्र होता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे बिल्कुल बता सकते हो, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करता रहूँगा और डालता रहूँगा वीडियो, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जो भी प्रश्न के उत्तर चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए इन प्रश्नों में से, उनको ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं जल्द से जल्द क्या करूँगा, आपको इनकी वीडियो पहुंचा दूंगा और आप इससे समझ सकते हो देख के, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बाल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जो भी आने वाली है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और अगर आप जितने लाइक करेंगे उस इतना ही मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, तो लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और आपको बीपीएससी के ये सारे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। जो पीडीएफ है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हो, अगर क्लियरिटी ना दिख रही हो वीडियो में, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, जो ये तुलनात्मक जो आपका 10वां प्रश्न है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसको बिल्कुल वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ पे भी उसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।